अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरी आंखें झुकी हुई थीं, दिल काफ़ी घबरा रहा था। जो इशारा अभी थोड़ी देर पहले सामने बैठे मेरे बहनोई ने किया था, वो मुझे अजीब कश्मकश में मुब्तला कर चुका था। मेरी बहन इसके हिसार में बैठी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर भी बिखरी हुई लाली ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में हद से ज़्यादा मुतमईन है। मगर उसके बराबर में बैठा उसका शौहर जो इशारे मुझे देख कर रहा था, कोई भी लड़की होती शर्म से डूब मरती। मेरे हाथ मुसलसल कांप रहे थे, माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होना शुरू हो गए थे। हालांकि कमरे में एसी चल रहा था, इसके बावजूद मुझ पर घबराहट तारी थी। यकदम मेरे कान में मेरी बहन की आवाज़ गूंजी थी, बीनेश तुम चलो मेरे साथ मेरे घर, बहुत मज़ा आएगा। पता है तुम्हें, तुम्हारे भाई भी मुझे कह रहे थे कि बीनिश को अपने साथ घर ले चलेंगे। कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी तो अच्छा महसूस करेगी। वैसे भी तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, वो मुझे मनाते हुए बोली थी, जबकि मैंने तड़प कर उसकी जानिब देखा था। मैं और उसके घर किसी सूरत नहीं जा सकती थी। मैं फौरन बोली, नहीं मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे घर। मेरा लहजा हैरत ज़दा था। मेरी अम्मी और बाबा ने मुझे फौरन आंखें दिखाई थीं। यकीनन उन्हें मेरा अंदाज पसंद नहीं आया था। मेरी बहन फौरन ही बात को संभालते हुए बोली, क्यों बहन के घर नहीं आ सकती? वैसे भी तुम अपनी दोस्तों के घर जाती हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, घूमने फिरने जाती हो, तो क्या मेरे घर रहने के लिए नहीं आ सकती? जबकि मैं बात की नज़ाकत को समझ गई थी। अगर मैं फजूल गोई करती तो यकीनन ये शख्स मेरी बहन को घर जाकर जलील करता, और मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहती थी जो मेरी बहन के लिए बाइसे नुकसान हो। मैं फौरन ही लफ्ज़ संभाल संभाल कर बोली थी, अरे वो बात नहीं, मैं वैसे ही थक थक मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, यूनिवर्सिटी का बहुत काम है। अगर तुम्हारे साथ चली गई तो क्लास मिस हो जाएगी। मैं फिर कभी छुट्टियों में आ जाऊंगी। जबकि मेरे बहनोई फौरन बोले, तो एक काम करो, तुम हमारे घर रहो और वहीं से यूनिवर्सिटी भी चली जाना। वैसे भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी तो हमारे घर से काफ़ी करीब पड़ेगी। मैंने उनके चेहरे को देखा था। उनके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट मेरा खून खुश करने के लिए काफ़ी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इस आदमी की इस मुस्कुराहट को नोच कर कहीं दूर फेंक दूं। मैं फौरन बोली थी, नहीं, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास वक्त नहीं है। मैं यकदम सर्द लहजे में बोली थी। मैं ज़्यादा बात को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। यहाँ बैठकर महज अपनी बहन की दिल आज़ारी ही करनी थी। मैं कमरे में आकर अपनी किताब लेकर बैठ चुकी थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं एक पल के लिए हैरान रह गई थी। अगर अम्मी आती तो वो फौरन कमरे में दाखिल हो जाती। बहन का भी यही तरीका था, तो फिर मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा था? मैं कुछ कहती इससे पहले ही दरवाज़ा खुला था और मेरे बहनोई कमरे में दाखिल हो गए थे। मैं फौरन खड़ी हो गई और उनकी तरफ देखते हुए हवास बाख्ता लहजे में बोली थी, ये क्या तरीका है? आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? वहीं बैठे रहते। मेरा लहजा कपकपाहट का शिकार था। मेरी हालत खराब होना शुरू हो चुकी थी। दिल धड़क धड़क कर पागल होने के करीब आ गया था। मेरे बहनोई मुझे देखते ही कहकहा लगाते हुए बोले थे, अरे बीनेश, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कि मैंने तुम्हें अपनी बाहों में दबोचा हुआ है और तुम्हारे साथ मजीद कोई घिनौनी बात करते इससे पहले ही मैं चीख पड़ी थी। बकवास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी ये बेहुदा बातें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगी, बल्कि अपनी बहन को बताकर आपकी सही से दुर्गत बनवाऊँगी। मेरी बात सुनकर वो 2 कदम मज़ीद मेरे करीब आए थे और मैंने अपने कदम पीछे की जानिब कर लिए थे। वो मुझे देखते हुए बोले थे, अभी जाओ और अभी के अभी अपनी बहन को बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने का इरादा रखता हूँ, तुम्हें किस तरह के इशारे करता हूँ और तुम्हें किस तरह की बात बोल रहा हूँ। जबकि मैं बुरी तरह से डर गई थी। मेरे हलक से आवाज़ निकलना तक बंद हो चुकी थी। वो मेरे ही घर में मुझे हरास कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी।
मैं नम आंखों से उनको देख रही थी। अचानक ही उन्होंने बुलंदोबांग कहकहा लगाकर कहा अचानक ही उन्होंने बुलंदोबांग कहकहा लगाया था और मुझे देखते हुए बोले थे, अरे विनेश, क्या हो गया बेटा तुम्हें? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इतनी सी बात से ही डर गई। भला मैं तुम्हारे साथ क्यों कुछ गलत करूंगा? मैं जमीन पर बैठती चली गई थी। मैं ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसीलिए मुझे ना उनकी बातें समझ आ रही थी और ना ही उनके इरादे। वो हंसते हंसते मेरे करीब तर आ गए थे, जबकि मैं अपना सांस तक रोक चुकी थी। अंगूठे के नाखून से लेकर मैं कान की लौ तक सुर्ख हो चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं चीख चीख कर रो पड़ूं, सबको अपनी कैफियत बताऊं कि ये इंसान मुझे किस तरह तकलीफ में मुब्तला कर रहा है। वो मुझे देखते हुए अजीब से लहजे में बोले, अगर तुमने कोई भी बात अपनी बहन को बताने की कोशिश की तो याद रखना, अभी तक तो मैंने महज ये सब कुछ बोला ही है। करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, इसीलिए अपनी औकात में रहो। जबकि मैं बिल्कुल खौफजदा हो गई थी। ना मैं हाँ में सर हिला रही थी और ना ही मैं कुछ और बोल रही थी। बस मेरे लबों पर चुप का कुफल लग चुका था। थोड़ी देर तक वो मुझे घूरते रहे और फिर कमरे से निकलते चले गए थे। उनके जाते ही उनके जाते ही मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया था और हिचकियों से रोने लगी थी। वो बाहर सबको ये बोलकर आए थे कि मैं बिनिश को अल्लाह हाफिज बोलकर आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने चंद ही पल में मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। वो रात मेरे लिए बहुत अजियत भरी थी। मेरी जिंदगी की सबसे तकलीफ दे लम्हात का आगाज हो चुका था। मुझे अपनी बहन का शौहर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मेरी बहन ने पसंद की शादी की थी और वो किसी बात को भी सुनने की रवादार नहीं थी। मैंने जब इस इंसान से पहली दफा मुलाकात की थी, मैंने उसी पल अपनी बहन को समझाया था कि तुम बुरा ना मानना, लेकिन तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है। वो घटिया सोच रखता है और अच्छी निगाहों का इंसान भी नहीं है। लेकिन मेरी बहन के लबों पर महज सरफराज का ही नाम चढ़ा हुआ था। मोहब्बत की पट्टी उसकी आंखों पर उस इंसान ने बांध रखी थी कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी आंखें रोने के बायस काफी सूज चुकी थी। सुबह मेरी आंख यूनिवर्सिटी के वक्त नहीं खुली थी। मैं सुबह के 10 बजे बेदार हुई थी। अलार्म घड़ी भी शायद बज बज कर बंद हो चुकी थी। मैंने फौरन अपना माथा पीटा था। मेरी आज बहुत ज़रूरी क्लास थी, लेकिन आंख ना खुलने की वजह से मैं यूनिवर्सिटी जा ही नहीं पाई थी। मैं कमरे से बाहर आई तो अम्मी नाश्ता वगैरह बनाकर टेबल पर बैठी, शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि यकीनन वो रात का तज़किरा मुझसे ज़रूर करेंगी और मुझे नहीं मालूम था कि मैं सब चीज़ों को किस तरह से हैंडल करूँगी। मैंने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी और कदम ब कदम चलती हुई मैं उनके करीब आ गई थी। अम्मी और बाबा नाश्ता करने में ही मगन थे। मैंने बुलंद आवाज में इन दोनों को सलाम किया था। मेरी अम्मी मुझे देखते हुए बोली थी, कई बार मैं तुम्हारे कमरे में आई और तुम्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें तो होश ही नहीं था। जमीन पर बैठे बैठे ही सो गई। तुम ऐसा भी तुम्हें क्या बोल दिया था मरियम ने, जो तुम्हें इतना बुरा लग गया कि तुम सारी रात रोती रही हो? आंखें क्यों सूज रही हैं तुम्हारी? वो गुस्से से फुंकारी थी। मैं खामोश थी। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने एक नज़र अपने बाप के चेहरे पर डाली थी। शायद वो भी मुझसे खफा थे। उन्होंने मुझसे तो कोई बात नहीं की थी। मुझे दिल से अफसोस हो रहा था कि मेरी अपने बाप के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो मुझसे अपनी हर बात किया करते थे और मैं भी अपने दिल की हर बात उनसे ही शेयर करती थी। मैंने आज तक ना अपने दिल की बातें अपनी बहन से की थी और ना ही अपनी माँ से। इसीलिए मुझे अम्मी की बातें बुरी नहीं लग रही थी, लेकिन बाबा की चुप मुझे हजार मौत मार चुकी थी। मैंने खामोशी से नाश्ता तनावल किया था। मैं बेवजह की बातें करके अपना और दूसरों का वक्त ज़ाया करना नहीं चाहती थी। नाश्ता करने के बाद मैं कमरे में आई थी और जल्दी जल्दी तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलने लगी थी। कई क्लासेस मिस हो चुकी थीं, लेकिन मैं घर बैठकर मज़ीद अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं करना चाहती थी। घर में रहती तो अम्मी भी बेवजह के ताने देती, इसीलिए मैंने बाहर जाना ही ज़रूरी समझा था। मैं जब तैयार होकर बाहर आई तो अम्मी और बाबा लाउंज में ही बैठे शायद आपस में कोई बात कर रहे थे।
मुझे देखते ही खामोश हो गए थे। एक पल के लिए मैं हैरान हुई थी, भला इन दोनों को क्या हुआ? मगर फिलहाल के लिए मैंने सर झटक दिया था। यकीनन वो दोनों मुझसे नाराज थे और मेरे सामने अपनी कोई बात करना नहीं चाहते थे। मैंने अम्मी को अल्लाह हाफिज बोला था और फौरन ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल आई थी। मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। न जाने क्यों मुझे अच्छी अलामत नजर नहीं आ रही थी। अम्मी और बाबा का अचानक से खामोश हो जाना और इस इंसान का मुझसे इस तरह बेहुदा बातें करना मुझे खौफ में मुब्तला कर गया था। लेकिन मेरी सोचों का मरकज मेरे जीजू ही थे। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दी थी। कई क्लासेस मेरी मिस हो गई थी। बाकी की क्लासेस मैंने बहुत ध्यान से ली थी। मैं किसी भी ज़ात के लिए अपना नुकसान करना नहीं चाहती थी। मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। सब भी मेरी तारीफ करते थे। क्लासेस लेने के बाद मैं कैंटीन चली गई थी। वहीं बैठकर मैंने खाना वगैरह खाया जब अचानक मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी थी। अननोन नंबर को देख मेरे माथे पर बल आए थे। भला ये कौन था जो मुझे फ़ोन कर रहा था? कुछ सोचकर मैंने मोबाइल यस कर लिया था, मगर अचानक स्पीकर से आने वाली मर्दाना आवाज़ ने मेरे जिस्म के खून को जमा दिया था। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे बहनोई की थी। वही बेहुदा कहकहा लगाते हुए उन्होंने मुझे मुखातिब किया था। और कैसी हो साली साहिबा? आप कल अपनी सिस्टर से ना मिली तो उन्होंने सारी रात हमें अपने करीब आने नहीं दिया। उसका कसूरवार हम आपको ठहराते हैं। अब आप हमें कब वक्त दे रही हैं? क्योंकि कल रात का कर्ज भी तो आपने ही उतारना है। मेरी हथेलियां भीगने लगी थीं। मेरे चेहरे की रंगत पीली पड़ गई थी। मेरे सोचने समझने की सलाहियत भी मफलूज हो चुकी थी। और मैं उसको क्या कहती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मजीद कुछ कहते उससे पहले ही मैंने हिम्मत की थी और गुस्से भरे लहजे में बोली थी, मैं सच बता रही हूँ। मैं आपकी सारी बातें मरियम को बता दूंगी। आप मुझे नहीं जानते, मैं किसी से नहीं डरती और आइंदा के बाद मुझे किसी भी अननोन नंबर से कॉल करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के लिए जीजू, मैं आपकी बहनों जैसी हूँ। क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के पीछे पड़े हुए हो? अल्लाह के कहर से डरें। अगर इस रब ताला ने आपकी रस्सी खींच ली तो वो मालिक मौला कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। जबकि वो मज़ीद कुछ कहते इससे पहले ही मैंने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था। मेरा सांस बुरी तरह से फूल चुका था। आंखों से आंसू लड़ियों की मानद बहने लगे थे। सांस थूकने की मानद चल रही थी। हथेली में तरी उतर आई थी। मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई थी। मुसलसल मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मुझे हैरानगी हो रही थी। जिस इंसान को मैंने अपना भाई समझा था वही हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा था। अगर ये बातें मेरी बहन को पता चल जाती तो इसके दिल पर क्या बीतती। यही सोच सोचकर मेरा दम खुश्क होने के दर पर आ गया था। मुझे याद था कि वो किस कदर खुश थी। अकेले में जब वो मुझसे किचन में मिली थी तो उसने अपनी खुशी का इजहार मेरे गले लगकर किया था और मुझे देखते हुए बोली थी, बिनेश, तुम्हें मालूम है तुम्हारे जीजू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे दुनिया जहान की खुशियाँ देते हैं। तुम्हें नहीं पता वो कभी मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेनिश, मैं बहुत लकी हूँ। अल्लाह तुम्हें भी मेरे शौहर जैसा ही हस्बैंड अता करे। और मैं फ़ौरन ही नाउज़ बिल्ला पढ़ने लगी थी, क्योंकि उस इंसान की असलियत से मैं बखूबी वाकिफ़ हो चुकी थी। वो दिखाने के लिए तो हीरा था, लेकिन अंदर से काला स्या इंसान था। वो लम्हा याद करके मैं मज़ीद तकलीफ़ में आ गई थी। मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर कैंटीन में बैठे रहने के बाद भी मेरे दिमाग में कोई ऐसा मंसूबा नहीं आया था कि जिस पर मैं अमल दरामद करके अपना आप बचा लेती। काफ़ी देर कैंटीन में बैठे रहने के बाद मैं खामोशी से घर की तरफ चल पड़ी थी, मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि घर जाने के बाद मुझे एक और आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। जब से मेरी बहन की शादी हुई थी तब से ही मेरी ज़िंदगी में कोहराम सा मच गया था। वरना जब वो मेरे साथ हुआ करती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई घना साया मुझ पर है। कोई मेरी तरफ देख भी नहीं सकता था। मगर जब से वो मेरी ज़िंदगी से गई थी तब से ही मैं महज अंधेरे की ज़िंदगी बसर कर रही थी। एक लंबी मुसाफिर तय करके मैं जब घर पहुंची तो लाउंज में मेहमान बैठे हुए थे। मैं यकदम घबरा गई थी। मैं ज़्यादा लोगों में उठने बैठने वाली लड़की नहीं थी, इसीलिए घबराहट बजा थी।
मैंने हल्की आवाज़ में सलाम किया था और मैं कमरे में जाना चाहती थी जब अचानक मेरी माँ की आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई थी। बेट "बीनिश बेटा, इधर आओ, इनसे मिलो, ये फरहत बाजी हैं, तुमसे मिलने के लिए आई हैं।" मैं हैरान हुई, भला ये फरहत बाजी कौन थी? मगर अम्मी बोली मगर अम्मी की बात को नज़रअंदाज मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाहर के लोग बैठे हुए थे। अगर उनकी जगह कोई और होता तो यकीनन मैं मना करके आराम के लिए अपने कमरे में चली जाती। मैं खामोशी से अम्मी के बराबर में बैठ गई थी और सामने बैठी इन दोनों औरतों को गौर से देखने लगी थी। सेहत में वो दोनों ही काफ़ी अच्छी थीं और अम्मी के लगाए हुए नाश्ते को खाते हुए मेरे पूरे जिस्म का जायज़ा ले रही थीं। एक पल के लिए मुझे कोफ्त सी महसूस हुई और मैं अम्मी के कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली थी, खैरियत है, कौन लोग हैं ये? जबकि मेरी अम्मी मुझे खामोश करवाते हुए सामने बैठी फरहत बाजी से मुखातिब हुई थी। जी, ये मास्टर्स कर रही हैं, तीसरा सेमेस्टर चल रहा है। वो कहने लगी, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग आए क्यों हैं। अचानक वो मुझे देखते हुए बोली थी, वैसे खाना बनाना आता है तुम्हें? घरदारी में कितना रुझान है तुम्हारा? मैंने अम्मी की जानब उलझन भरी निगाहों से देखा था कि ये औरत मुझसे ऐसे सवालात क्यों कर रही थी। ना ये हमारी कोई रिश्तेदार थी और ना ही जान पहचान वाली, फिर ऐसे सवालात क्यों? मगर मैंने कोई बहस नहीं की थी और धीमे लहजे में बोली थी, ज्यादा कुछ खास नहीं, बस थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अम्मी और मरियम ही घर का काम वगैरह करती हैं। अभी फिलहाल मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ, इसीलिए घर की तरफ रुझान ज्यादा नहीं है। मैं मजीद कुछ कहती इससे पहले ही मेरी अम्मी मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए इनसे बोली थी, मगर बहुत जल्द मैं इसे सब कुछ सिखा दूंगी। थोड़ा बहुत तो इसको आता ही है, बस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दोनों औरतों ने मसनूई मुस्कुराहट से मुझे देखा था, जबकि अब मुझे खिफत होने लगी थी। मैं अम्मी को देखते हुए बेजार लहजे में बोली थी, ये जो भी आपकी मीटिंग है आप अकेले हैंडल करें, मुझे कमरे में जाकर आराम करना है। मेरी माँ मुझे आंखें दिखाने लगी थी, लेकिन मैं थक गई थी। मैं इन दोनों औरतों की तरफ देखते हुए बोली, यूनिवर्सिटी से वापस आने में काफ़ी वक्त लग जाता है, इसीलिए मैं माजरत खा हूँ। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं आराम कर लूँ। मेरी बात सुनकर दोनों के चेहरे पर नागवार तासुरात आए थे, लेकिन जबरन मुस्कुराते हुए बोली थी, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। मैंने गहरी सांस ली थी और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। कमरे में आकर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपना सर दीवार में मार लूं। पहले जीजू कम थे जो अम्मी अब रिश्ता लाना चाहती थी। मैं अपना सर थाम कर बैठ गई थी। मुझे बस इन औरतों के जाने का इंतज़ार था। फिर मैं अम्मी से हर वो सवाल करना चाहती थी जो मेरे दिलो दिमाग में पैदा हो रहे थे। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी इन औरतों की आवाज़ बाहर से मुसलसल आ रही थी, इसीलिए मैंने अपना सर झटक दिया था। फालतू में अपना खून जलाना नहीं चाहती थी। फौरन ही वज़ू किया और असर की नमाज अदा करके मैं सोने के लिए लेट गई थी। मेरी आंख तकरीबन शाम के 8 बजे के करीब खुली थी। मुझे बाहर से अम्मी की बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो शायद मरियम से ही तेज़ आवाज़ में मेरे रिश्ते के सिलसिले में बात कर रही थी। मैं गुस्से से अपनी जगह से उठी थी। अभी दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर जाती, इससे पहले ही मेरे दिमाग में ख्याल आया था, अच्छा ही था अगर मरियम को ये बात मालूम हो रही थी, तो यानी मेरे बहनोई को भी ये बात पता चल जाएगी। इसमें कोई कबाहत नहीं थी, बल्कि अच्छा ही था कि मैं उस इंसान के दिमाग से निकल जाऊंगी। मैं खामोशी से मुस्कुराकर कमरे में ही बैठ गई थी। न जाने क्यों मुझे ढेरों ढेर सुकून मिल रहा था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि ये रिश्ते वाली बात मेरे लिए किस तरह अजाब बनने वाली थी। मैं थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आई तो अम्मी किचन में मसरूफ थी और अब्बू लाउंज में बैठे किसी किताब को मुतालिया कर रहे थे। मैं सीधा उनके पास चली गई थी, जबकि उन्होंने मुझे देखते ही रुख फेर लिया था। मुझे उनकी बिल्कुल समझ नहीं आई थी। अगर बड़ी बहन के साथ कुछ भी गलत हो जाए तो वो मुझसे बात करना छोड़ देते थे, हालांकि मुझे मालूम था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो हैसियत मैं अपने बाप की निगाह में रखती हूँ, ना ही मेरी माँ रखती और ना ही मेरी बहन। मगर इसके बावजूद भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो बाबा मुझे माफ़ नहीं करते थे। मैंने उनका हाथ थाम लिया था, जबकि वो मुझे नज़रअंदाज किए अपनी किताब पर ही मुतवज्जो थे। मैं उनका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली थी, इतनी नाराज़गी भी अच्छी नहीं होती।
मैंने कुछ नहीं किया बाबा, आपको मालूम नहीं, बहनें बहनोइयों के घर नहीं जाती, अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए मैंने मरियम को मना कर दिया था। मगर अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं आपकी खातिर उनके घर चली जाऊंगी, मगर मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं अच्छा महसूस नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे वजूद पर एक निगाह डाली थी और सर्द लहजे में बोले थे, बात ये नहीं कि आप मरियम के घर नहीं गई, बात तरीके की है। आपने जिस तरह से अपने जीजू और बहन से बात की थी, वो तरीका हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपके जीजू बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी बदतमीजी के बावजूद उन्होंने आपकी बात का बुरा नहीं मनाया था, बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आपके कमरे में भी गए थे, और फिर भी आप उनसे बदतमीजी कर रही थी। हमें कभी इस बात का बुरा नहीं लगा जब आप मरियम से लड़ती थी, लेकिन हमें ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि आप हमारे दामाद से भी लड़ रही हैं। बीनिश अब हमारे लिए हमारी आंखों का तारा है, लेकिन अगर आप घर का माहौल खराब करेंगी तो हम आपको माफ नहीं करेंगे, बल्कि आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। बाबा की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी और इन्हें हैरान कुन निगाहों से देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस कदर मुझसे बदजन हो सकते हैं। मैंने महज एक निगाह इनके वजूद पर डाली थी और उनसे दूर हो गई थी। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी थी। ना उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि तुमने अपने बहनोई से बदतमीजी की थी या नहीं, और ना ही उन्होंने मुझसे वजह जानने की कोशिश की थी। मेरा दिल कई हिस्सों में तकसीम हो गया था। बेशक जब आपकी ज़िंदगी में कोई और भी शामिल हो जाता है तो आपकी अहमियत कम हो जाती है। मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा बखूबी हो गया था। यानी मेरे माँ बाप को बेटियों की ख्वाहिश थी, यानी मेरे बाप को बेटों की ख्वाहिश थी, और आज उन्होंने अपने दामाद के आगे बेटी को बिल्कुल ही फरामोश कर दिया था। मैं आंसू भरी निगाहों से अपने बाबा को देखते हुए अपने कमरे में आ गई थी। मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। वजह ये नहीं थी कि उन्होंने मेरे बहनोई को अहमियत दी थी, वजह एतबार की थी कि उन्हें मेरी ज़ात पर भरोसा नहीं था। उन्हें कैसे लगा कि मैं अपने बहनोई से बदतमीजी कर सकती हूँ? ये बात मुझे सुकून नहीं लेने दे रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक मेरी बहन घर में दाखिल हुई थी। उसकी आवाज़ जैसे ही घर में गूंजी तो मैं एक पल के लिए हैरान रह गई थी। कल ही तो वो लोग हमारे घर से गए थे, फिर अचानक मेरी बहन का आ जाना मुझे परेशानी में मुब्तला कर चुका था। मैं फौरन कमरे से बाहर आई थी, जबकि वो अब्बू के सीने से लगी ज़ारों की तार रो रही थी। मेरे माथे पर बल आ गए थे और मैं फौरन तड़प कर मरियम के पास गई थी और बेचैन लहजे में बोली थी, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? सब खैरियत है? वो मुझे देखते हुए बोली, कुछ खैरियत नहीं है। मेरी खुशियों को आग लग गई। मुझे समझ नहीं आता अब्बू ये मेरे साथ अचानक से इतना सर्द रवैया क्यों इख्तियार कर लेते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ इतनी बदसलूकी की और साफ कह दिया कि मेरे घर से चली जाओ। जब तुम्हें तमीज़ आ जाए तो मेरे घर वापस आ जाना। अब्बू मैंने उनके पाँव पकड़े, उनसे माफ़ी मांगी कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। उसके बावजूद उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया, बल्कि हाथ पकड़कर घर से ही निकाल दिया। अब्बू मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मैंने जानकर ना खाने में नमक ज़्यादा किया था और ना ही उनके कपड़े जलाए थे। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? वो मेरे शौहर हैं, मेरे मिजाजी खुदा हैं और मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जबकि मैं, बाबा, तीनों ही अम्मी हैरान निगाहों से अपनी बहन को देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी ने मेरी बहन के साथ इतनी बदसलूकी क्यों की थी। मैंने अब्बू की जानिब देखा तो वो भी काफ़ी परेशान थे। कुछ देर पहले का मंजर मेरी आंखों के सामने लहराया था जब अम्मी मरियम से मेरे रिश्ते की बात कर रही थी। तो क्या उस आदमी ने इस बात का बदला लिया था? मैंने फौरन तस्दीक की थी। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अम्मी से बिल्कुल ठीक बात कर रही थी, फिर अचानक ये सब। वो मुझे देखते हुए बोली, वही तो मैं बिल्कुल ठीक थी। वो भी सही से मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे थे, बल्कि जब से हम यहाँ से गए थे तब से ही तो वो मुझे हाथों का छाला बनाकर रख रहे थे। लेकिन अचानक अम्मी का फ़ोन बंद होने की देर थी कि उनकी बदसलूकी शुरू हो गई। कभी किसी बात पर गुस्सा करने लगे तो कभी किसी बात पर। मैंने खाना लाकर रखा तो पहला निवाला लेते ही इस खाने को उड़ा के फेंक दिया और मुझे देखते हुए बोले, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात से सरोकार है। शौहर जाए भाड़ में। और इसी पल वो उठकर कमरे से चले गए। मैं इस्त्री रखकर आई थी, बस जहन से निकल गया तो इस पर गुस्सा करने लगे। फिर मैंने भी जवाब दे दिया कि अचानक से आपको क्या हो गया है? आप तो बिल्कुल ठीक थे। और इसी बात पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। बाबा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। उनके बगैर रहना मेरे बस से बाहर है। और अब तो कई दिनों से मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर एक नन्ही जान पल रही है। जबकि मैं सर थाम कर बैठ गई। सारी बात की वजह मुझे अब समझ आ चुकी थी। मैंने अपने माँ बाप को ताज्जुब से देखा था, जो अभी तक अपनी बेटी को ही समझा रहे थे कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हारा शौहर है, उस पर ज्यादा ध्यान किया करो। मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं अपने कमरे में आ गई थी। अफसोस तो मुझे अपनी बहन पर हो रहा था। क्या वो प्रेग्नेंट थी? और अगर ऐसा था तो कितनी बड़ी मुसीबत हमारे सर आने वाली थी। बाबा ने फौरन ही मेरे बहनोई को फ़ोन किया था और उन्हें घर आने की तलकीन की थी, जबकि उन्होंने मना कर दिया था कि वो ऐसी लड़की को लेने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे जिसके नज़दीक उसके शौहर की कोई अहमियत नहीं है। मगर बाबा ने इन्हें यकीन दिलाया था कि मेरी बेटी अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप घर आ जाओ। बहुत मिन्नतें तरले करने के बाद वो घर आए थे और बहुत ही अजीब रवैया इख्तियार कर चुके थे। मैं बेबस हो गई थी। मैं समझ गई थी कि ये सब कुछ करने की वजह सिर्फ मैं हूँ। इसीलिए मैंने अपना सर झुका लिया था और इनको देखते हुए मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली थी, आप इस तरह ना करें। मरियम आपको बहुत पसंद करती है। आप उसको तकलीफ क्यों दे रहे हैं? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन आप हमारी बहन को इस तरह तकलीफ ना दें। उन्होंने मेरी बात सुनकर मानी खेज अंदाज से मुझे देखा था। मुझे मालूम था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम लोगों के सामने ही उस आदमी ने मरियम को इतना कुछ सुनाया था और मेरी बहन बेवकूफ़ खातून उसकी हर बात पर सर झुकाती चली गई थी। थोड़ी देर बाद अम्मी ने उन लोगों के लिए खाना वगैरह लगाया था और दोनों ही मियाँ बीवी को राज़ी करवाकर घर की तरफ भेज दिया था। और मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरी बहन की ज़िंदगी में कैसा इंसान शामिल हो गया है जो उसको सुख देने की बजाय महज अजियत दे रहा है। आज का हुआ वाकया मेरे जहन पर नक्श हो चुका था। यानी कुछ ही दिनों बाद वो आदमी मुझसे भी कोई ना कोई मुतालबा ज़रूर करता और मैं इस कदर बेबस हो गई थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। एक हफ्ता बहुत सुकून से गुजर गया था, लेकिन इस दौरान भी मेरे सर पर टेंशन ही सवार रही थी कि ये आदमी किसी भी वक्त मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए आ जाएगा। और कहते हैं ना, बाज़ औक़ात जैसा आप सोच रहे होते हैं वैसा ही हो जाता है। दूसरे हफ्ते ही हम लोगों को खबर मिल गई थी कि मेरी बहन हामिला है और जल्द माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर अमूमन बहनें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और सर थाम चुकी थी। मुझे मालूम था कि मेरा बहनोई इस काबिल नहीं है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो उठा सके। न जाने अगर इस आदमी ने मेरी बहन को इस वक्त में परेशान किया या उसे जहनी अजियत दी तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने तहैया कर लिया था कि इस बार जब मेरी बहन घर आएगी तो मैं उसे इस चीज़ से आगाह करूंगी ताकि वो तमाम चीज़ें खुद संभाल ले। मुझे अब इसके आने का शिद्दत से इंतज़ार था और खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो अगले दिन ही अम्मी से मिलने के लिए घर आ गई थी। उसके चेहरे पर मौजूद खुशी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा इत्मीनान हुआ था। यानी इस शख्स ने मेरी बहन को बिल्कुल ही तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी और हकीकत बात थी कि वो हम लोगों के सामने ही हमारी बहन की बहुत फ़िक्र कर रहा था, बल्कि बार बार उसकी नज़र उतार रहा था। मेरा दिल भी थोड़ा बहुत मुतमईन हो गया था, इसीलिए मैं खामोश हो गई थी। मगर थोड़ी देर बाद ही वो अपनी बेहूदगी पर उतर आया था और उसने वही घटिया इशारे करना शुरू कर दिए थे। मेरी आंखों में आंसू जमा हों मेरी आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए थे। दिल किया कि मैं अभी के अभी यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। अपनी बहन के पास बैठना है। अपनी बहन के पास बैठना बेइंतहा ज़रूरी था। अम्मी ने मेरी बहन को इस रात घर ही रोक लिया था, जबकि बहनोई शुक्र था कि वो चले गए थे। हम दोनों बहनें काफ़ी अरसे के बाद एक दूसरे के हमरा साथ बैठी हुई थी।
मैं उसको देखते हुए काफ़ी संभल संभल कर बात कर रही थी। मैं उसको देखते हुए सवालिया लहजे में बोली थी, एक बात पूछूं मरियम? उसने सर को हल्की सी जुम्बश दी थी। मैं सीधी हो गई थी। मुझे सरफराज भाई थोड़े मुख्तलिफ इंसान लगते हैं, मतलब कि वो लड़कियों में ज़्यादा उठते बैठते हैं, फ्लर्टी किस्म के शख्स नहीं होते वैसे। मैं काफ़ी हिचकिचाहट का शिकार थी, जबकि वो फ़ौरन ही बोली, नफ़ी में सर हिलाते हुए, अरे नहीं, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या सरफराज के बारे में जानती नहीं हो? वो तो बहुत अच्छे हैं। मेरे अलावा तो वो किसी औरत की तरफ देखते भी नहीं हैं, बल्कि हमेशा सर झुकाकर बैठे रहते हैं। उस दिन मैं अपनी दोस्तों के साथ भी थी, तब भी वो अचानक वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की थी। तुम्हें वहम हो रहा होगा। क्यों, तुम्हें कुछ बोला है? अचानक ही उसने सवाल कर दिया, जबकि मैं खामोश हो गई। भला मैं उसको क्या जवाब देती कि तुम्हारा शौहर ना जाने मुझे क्या कुछ बोल भी चुका है और कितने घटिया तरीन इशारे भी कर चुका है। मैंने फौरन ही बात का रुख मोड़ दिया था। मैं अपनी बहन को तकलीफ में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। वो मेरे लिए बहुत अजीज थी और अभी बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ही हम दोनों सो गईं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था। उसका तीसरा महीना चल रहा था। मामला अब काफ़ी पेचीदा होता जा रहा था। उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी, लेकिन बड़ा ससुराल होने की वजह से काम करने में इसे प्रॉब्लम हो रही थी। काफ़ी सोचने के बाद मैंने उसके घर की तरफ राह ली थी। वहाँ जाकर मैं उसका हाथ बटा सकती थी, उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी सोच मेरे गले का तौक बनने वाली है। मेरी अपनी ही बहन मेरे कितने खिलाफ होने वाली है। मैंने अम्मी से बात की थी और उन्होंने फौरन ही खुशी का इजहार किया, बल्कि वो तो मुझे देखते हुए बोली, तुम्हें मालूम है मैं भी तुमसे यही बोलने वाली थी, लेकिन उस दिन तुम्हारे इनकार करने की वजह से मैं और तुम्हारे बाबा खामोश हो गए थे। पता नहीं तुम राजी होगी या नहीं, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मगर अब तुम बोलती हो तो मैं फौरन ही तुम्हारी बहन से बात करती हूँ और तुम्हारे अब्बू तुम्हें छोड़ आएंगे। मैंने सर को नफ़ी में हिलाया था और अम्मी की तरफ देखते हुए बोली थी, किसी को भी छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी। जब यूनिवर्सिटी अकेले जा सकती हूँ तो बहन के घर भी चली जाऊंगी, वो भी वहीं पर है। मेरी अम्मी ने सर को इस बात में हिला दिया था और फौरन ही बहन से बात करने लगी थी। उसको जब ये बात मालूम हुई कि मैं उसके घर आ रही हूँ तो उसने भी खुशी का इजहार किया था और मैं अपना सामान बांधने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। मुझे घबराहट भी हो रही थी। दिल चाह रहा था कि मैं ऐसा ना करूं, ये खतरनाक हो सकता है। पता नहीं मेरा बहनोई मुझे देखकर किस तरह से बर्ताव करेगा। अगर उसने कोई गलत हरकत कर दी तो मैं क्या करूंगी? वैसे भी एक दो दिन के लिए उसके घर नहीं जा रही थी, बल्कि हफ्ता भर रुकना था, ताकि उसकी थोड़ी बहुत देखभाल कर सकूं। मैंने अपना सामान बांध लिया था और अम्मी को अल्लाह हाफिज बोलकर उसके घर की तरफ गामजन हो गई थी। रास्ते भर भी मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। एक पल के लिए दिल किया कि आधे रास्ते से ही घर की तरफ लौट जाती हूँ वापस। अगर उस इंसान ने अपनी असलियत दिखा दी तो मैं क्या करूँगी? लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। मेरी बहन तकलीफ में थी, वो मेरा खून थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उसकी तकलीफ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं सारी चीज़ों को एक तरफ रख कर उसकी तरफ रवाना हो गई थी। एक लंबी मुसाफिर के बाद मैं उसके घर पहुंच गई थी। मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया था। हम दोनों ने बैठकर खूब बातें की थी। रात के वक्त जब मेरे बहनोई घर आए तो वो भी मेरे लिए काफ़ी सामान लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं आने वाली हूँ। उनके चेहरे की लाली ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो हद से ज़्यादा खुश हैं, जबकि मैंने उन्हें ज़्यादा मुंह लगाना ज़रूरी नहीं समझा था। उन लोगों ने मुझे अपने बराबर वाले कमरे में ठहराया था, जो मेहमानों के लिए मखसूस किया गया था। मैं रात में जल्दी ही सो गई थी, लेकिन आधी रात के करीब अचानक मुझे अपने कमरे में खटपट की आवाज़ आने लगी थी। मैं फौरन बेचैन होकर उठ बैठी थी कि ये कैसी आवाज़ थी। मेरी समझ से सब कुछ बालातर था। कमरे में घुप अंधेरा हो रहा था। मैंने फौरन साइड टेबल का लैंप जलाया था। सामने कोई और नहीं, बल्कि मेरे बहनोई ही अपनी जेबों में हाथ डाले मुझे मुस्कुरा कर देख रहे थे। मेरा सांस बंद हो गया था। मैं काफ़ी खौफजदा हो गई थी। वो कदम ब कदम चलते हुए मेरे करीब तर आ गए थे।
मेरे सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो गई थी। वो मुझे देखते हुए बोले थे, आज की रात तुम्हें हर हाल में मुझे खुश करना होगा। अब तक जो इशारे मैंने किए थे और जो बातें मैंने तुम्हें बोलनी थी, वो सब तुम्हें सच कर दिखानी होंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, और ये बात करते हुए मुझे बिल्कुल रहम नहीं आएगा। इसीलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही होगा कि तुम मेरी हर हाजत को पूरी करो और मुझे खुश करो, वरना मैं बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा। मेरी आंखों में नमकीन पानी जमा होना शुरू हो गया था। अपने बहनोई की बात सुनकर मेरे जिस्म से जान निकल गई थी। वो कैसी बात कर रहे थे? मेरा सांस रुक चुका था। वो मजीद बोले, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। अगर तुम्हारी बहन उठ गई तो तुम बेवजह बदनाम हो जाओगी। वो तो किसी कीमत पर मुझे नहीं छोड़ेगी, बल्कि मैं उल्टा तुम्हें उसके सामने रुस्वा कर दूंगा। उसको बोलूंगा कि तुम्हारी बहन का मेरे घर आने का इरादा इसीलिए हुआ था क्योंकि ये मुझे पसंद करती है और मेरे साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा देगी। इसीलिए मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। आखिर को वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और जब ये बातें तुम्हारी बहन को पता चलेंगी तो वो तो सदमे से ही मर जाएगी कि उसकी छोटी बहन, जो बिल्कुल उसके लिए बेटियों की तरह से है, उसने उसके ही शौहर पर नजर डाली है। तो साली साहिबा, कैसी लगी मेरी प्लानिंग? ये कहते ही उसने बुलंदो बांग कहकहा लगाया था, जबकि मैं फटी फटी निगाहों से इस बदबख्त इंसान को देख रही थी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मेरे पीछे से ताली बजाते हुए मेरी बहन कमरे में दाखिल हुई थी। मुझे सांप सूंघ गया था। क्या रब ताला ने मेरी मदद कर दी थी? क्या कोई मुआजिज़ा हो चुका था? मैं बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और फटी फटी निगाहों से अपनी बहन को देखने लगी थी। और यही हाल मेरे बहनोई का था। मेरी बहन कुछ कहती उससे पहले ही मेरे बहनोई ने अपनी अदाकारी शुरू कर दी थी, लेकिन उसी वक्त मेरी बहन ने घुमाता हुआ जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे बहनोई के चेहरे पर जड़ दिया था और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधी हूँ, मुझे नजर नहीं आता? जब तुम मेरी बहन को इशारे कर रहे होते थे, मुझे सब पता था। मैं महज तुम्हें रंगे हाथों पकड़कर दुनिया को दिखाना चाहती थी कि तुम किस कदर घटिया तरीन इंसान हो, जो अपनी बहनों जैसी सालियों को भी नहीं छोड़ते। तुम जैसे इंसानों को तो मर जाना चाहिए। तुम क्या मुझे तलाक दोगे? मैं तुमसे तुम्हारे सब रिश्ते तोड़कर अपने घर जा रही हूँ। एक बच्चे को पालना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं बोझ नहीं हूँ। मेरा बाप मुझे 2 वक्त की रोटी खिला सकता है, और अल्लाह ताला ने मुझ में इतनी काबिलियत भी बख्शी है कि मैं सुकून से बैठकर सारी जिंदगी भी कमाकर अपने बच्चे को खिला सकती हूँ और खुद भी खा सकती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बिनिश। कहते ही मेरी बहन ने मेरा हाथ थाम लिया था और मुझे घर की तरफ लेकर निकल गई थी। उसने किसी की बात पर तवज्जो नहीं दी थी, बल्कि घर जाते ही उसने तलाक की अपील कर दी थी। मैं हैरान रह गई थी। वाकई अपना खून अपना होता है, और एक न एक दिन वो जोश जरूर मारता है। मेरी बहन ने अपना मुस्तकबिल भी बचा लिया था और मुझे भी रुस्वा होने से बचा चुकी थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि बर वक्त उसकी आंख खुल गई थी और वो अपने शौहर को ढूंढते हुए मेरे कमरे में आ गई थी, और उसी पल उसने तमाम बातें भी सुन ली थी। यही वजह थी कि आज मैं और मेरी बहन हंसी खुशी अपने बाप के घर में जिंदगी बसर कर रहे